क्या एक यूरोप के देश ने ताइवान को दे दिया है जबरदस्त वाला धोखा और ताइवान की सबसे बड़ी सुरक्षा को दे दिया है चीन के हाथों में? जानेंगे कैसे चाइनीज नेवी को तबाह कर सकता था ताइवान और उसके पास था ये हथियार, पर यूरोप के एक देश के धोखे का शिकार हो गया है ताइवान। भारत बिल्कुल सही चल रहा है, इस पूरी घटना में यही पता चला है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत ने जापान को हरा ही दिया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ताइवान, आप ताइवान को देखेंगे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी कि ताइवान को बहुत अच्छे से पता है कि उसकी लड़ाई दो तरह की होगी। एक तो लड़ाई होगी जो पानी में होगी और दूसरी आसमान में होगी जो खास होगा। और एक बार जब जमीन पर लड़ाई शुरू हो गई, इसका मतलब है कि ताइवान की सीमा पर चाइना घुस चुका है, ताइवान की जमीन पर उतर चुका है। तो चाइना की नेवी आएगी सबसे पहले और एयरफोर्स आएगा सबसे पहले। इन दोनों के लिए तैयार रहने की सबसे बड़ी जरूरत है और इसे ही देखते हुए ताइवान ने एक खास हथियार का निर्माण किया जो कि ताइवान को उस समय काम आए जिस समय ये युद्ध शुरू हो जाए। एक ऐसा हथियार जो चाइना की नेवी को भी संभाल ले और चाइना के एयरफोर्स को भी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसे ताइवान ने बनाया अपने आत्मनिर्भर प्लान के तहत, लेकिन यहाँ पर उसने एक थोड़ी सी चूक कर दी और ये चूक बहुत बड़ी चूक साबित हो गई। ये जो ताइवान ने बनाया ये एक मीडियम रेंज का सुपरसोनिक मिसाइल था, स्वांग हैंग 3। इसकी रेंज थी 410 से 120 फीट। इसका काम ये था कि ये लैंड से भी टारगेट को हिट कर सकता था और नौसेना से भी, यानी शिप और लैंड दोनों के बेस पर ये चल सकता था। ऑपरेशनल रेंज इसकी 250 मील की है, यानी कि करीब 400 किलोमीटर की। ये बेहद खास मिसाइल में आता था। अब अगर आपको एक बार सुनने को मिले कि जो चाइना के लिए तैयार की गई ताइवान की कैरियर किलर मिसाइल है जिसके जरिए ताइवान चाइना की नेवी में तहलका मचा सकता है, वो रिपेयर होने के लिए चला गया है चाइना। सुनने में एक बार को कान को यकीन नहीं होगा कि ताइवान अपने ही दुश्मन देश को रिपेयर करने के लिए क्यों देगा। तो आपको बता दें, चाइना को नहीं भेजा था ताइवान ने, यहाँ एक यूरोपीय देश ने इसे धोखा दे दिया और उस यूरोपीय देश के धोखे का नतीजा है कि चाइना के पास ताइवान की सबसे क्रिटिकल मिसाइल की टेक्नोलॉजी चली गई है। इस मिसाइल की तकनीक का चीन जाना ताइवान की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक माना जा रहा है। आखिर ऐसा हुआ कैसे है तो आपको बता दें, सबसे पहले तो मिसाइल का जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, एक सटीक ऑप्टिकल उपकरण जिसका नाम है थियोडोलाइट, इसे ही भेजा गया। इसे ताइवान ने चाइना को नहीं भेजा था बल्कि उस कंपनी को भेजा था जो स्विट्जरलैंड की कंपनी थी और स्विट्जरलैंड की कंपनी से इन्होंने खरीदा था। मरम्मत के लिए इसे भेजा गया था। हालांकि इसे भेजने से पहले इन्होंने मेमोरी स्टोरेज कार्ड को हटा दिया था। जब ये स्विट्जरलैंड पहुंचा तो स्विट्जरलैंड से ये पहुंच गया चाइना। चाइना के शेंडोंग के एक हवाई अड्डे से इसे भेजा गया ताइवान। जब ताइवान ये पहुंचा तो देखा गया कि ये तो आ रहा है शेंडोंग के हवाई अड्डे से, मतलब चाइना के हवाई अड्डे से, तो हमने तो चाइना को नहीं भेजा था। फिर क्या हो गया, जब ताइवान की एजेंसी छानबीन करने लगी कि आखिर ये शेंडोंग में कैसे पहुंचा, तो इन्होंने स्विट्जरलैंड की जो कंपनी थी लीका, उससे मांगा सफाई की आखिर हमारा सबसे बड़ा हथियार कैसे पहुंच गया ताइवान। तब पता चला कि कंपनी का कहना है कि जिस पार्ट को आपने हमें भेजा था मेंटेनेंस करने के लिए, वो एशिया में मेंटेनेंस सेंटर किंगदाओ है जो कि शेंडोंग में है। तो हमने अपने एशिया के सेंटर को भेजा था और सेंटर से ही आपके पास पहुंचा हुआ है। क्या स्विट्जरलैंड की कंपनी इस बात को नहीं जानती है कि चाइना और ताइवान के बीच स्थिति कैसी है? 2016 में स्यूंगफेंग 3 प्रशिक्षण के दौरान मिस फायर हो गई थी तो 75 किलोमीटर दूर एक मछली पकड़ने वाली नाव से
टकरा गई थी और इस हादसे में जहाज के कप्तान की मौत हो गई थी, तो वहीं उसके चालक दल के 3 सदस्य भी घायल हो गए थे। वो मिसाइल पहुंच जाता है चाइना और चाइना को बड़ी आसानी से टेक्नोलॉजी मिल जाता है। भारत इस मामले में सबसे सही है और सही दिशा में चल रहा है कि धीरे धीरे भारत अपने आत्मनिर्भर प्लान के तहत चल रहा है। जो बनाना है अपने ही देश में बनाना है, जो मरम्मत होगी सब अपने ही देश में होगी, किसी और देश में जाने की जरूरत नहीं है। चाइना इन चालाकियों में माहिर है, इसलिए चाइना के लिए ताइवान की ये टेक्नोलॉजी हासिल करना कोई बड़ी मुश्किल वाला काम नहीं था। इसने जरूर स्विट्जरलैंड की उस कंपनी के साथ मिली भगत की होगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। और ये बड़ी खबर जहां जापान के लिए एक मुश्किल भरा समय है, तो वहीं भारत की बढ़ती हुई ताकत को भी दिखला रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से एलन मस्क को बहुत बड़ा झटका लगा और एलन मस्क की कंपनी करीब 45% तक का लॉस हानि वहन कर रही है। तो वहीं भारत की तरफ से एक अलग ही खबर निकलकर सामने आई। ये तो साफ दिख रहा है कि भारत व्यापार के क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत की जो इंडस्ट्री है वो भी बढ़ती जा रही है। खास तौर पर बात करें कार की इंडस्ट्री, तो ये कार की इंडस्ट्री, वाहनों की इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है। ये भी निश्चित है कि भारत का जो मार्केट होगा, सिर्फ कार के मामले में भारत का मार्केट करीब 180 बिलियन डॉलर का होगा, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। तो वहीं भारत हर तरह के कार, जैसे कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल नहीं चलने वाले हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर चलेगा इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन एनर्जी वाले वाहन। तो भारत उस क्षेत्र में भी तेजी से काम कर रहा है। वहाँ पर भी भारत लिथियम कॉपर माइंस, जैसा कि हमने बताया था, भविष्य के खजाने पर भारत ट्रायंगल्स में अब अपनी बढ़त को करार रख रहा है। मतलब कार के मार्केट पर और इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्केट पर भारत का पूरा नजर है। भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर रहा है। इन सब के बीच में भारत के द्वारा एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी जा रही है कि 2023 का शुरुआत कुछ ऐसा हुआ है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन गया है। भारत में करीब 42.5 लाख नए कार 2022 में बिके। ऑटो सेक्टर के लिए भारत एक बहुत बड़ा जगह बनकर, बहुत बड़ा मार्केट बनकर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। पहले नंबर पर चाइना आता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है और तीसरे नंबर पर भारत आ रहा है। भारत जापान को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन गया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।